जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जो नवांश और मैरिड लाइफ से जुड़ी थी। उस पोस्ट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सारी क्वेरीज आई उस पर कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो यही सब पढ़ रहा था मैं, और उस समय मेरी एक छात्र मुंबई से, ज्योति अग्रवाल, वो दिल्ली आई हुई थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे उस बारे में। तब उन्होंने कहा कि सर, आपको इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप इस कंटेंट को डिटेल में समझाएं, जैसे क्लास में नॉर्मली होता है। तो मुझे वो सुझाव अच्छा लगा। हमने वो वीडियो शूट करने की भी कोशिश की ज्योति जी के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो बैकग्राउंड नॉइस और वहाँ पे कुछ लोग, मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था शूट करना, तो वो रह गया। तो मुझे था दिमाग में कि ये वीडियो बनानी है और उन्हीं के साथ बनानी है, क्योंकि ये उन्हीं का सुझाव था। तो आज हमारे साथ ज्योति अग्रवाल जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो लुधियाना में है, राइट जी ज्योति जी? जी सर। जी। तो हमने सोचा कि अब ये बनाते हैं। ऑफलाइन तो नहीं हो पाया, ऑनलाइन ही सही, जूम के थ्रू ही सही। तो ज्योति, नमस्कार। अ, नमस्कार सर। आपका स्वागत है एस्ट्रो लाइफ सूत्रा के इस मंच पर। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ज्योति जी के बारे में परिचय दे दूं। बहुत ही अच्छी छात्र हैं, बहुत ही अच्छा सीखती हैं, औरों को भी सिखाती हैं। इनकी क्लास के बाकी मेंबर्स इस बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो वो क्वालिटी इनमें है। तो और विलंब नहीं करते, विषय पर आते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई थी वो ये थी: इन नवांश कुंडली वन शुड फोकस ऑन नेचुरल बेनिफिक planet posited in 3, 6 और 10 हाउस फॉर चेकिंग डिस्टर्बेंस एंड डिस्कॉर्ड इन मैरिड लाइफ। इसका अर्थ ये है कि नवांश कुंडली में यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु, बुध, शुक्र यदि तीसरे, छठे, 10वें भाव में हो, तो वो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल और संबंधों में खराबी के सूचक है। तो जब ये पोस्ट अपलोड करी तो इसके ऊपर काफी सारी क्वेरीज आई, जिनमें से कुछ एक ये है: सर, रिक्वेस्ट टू प्लीज क्लैरिफाई व्हाई 10th हाउस। सर, आई कैन अंडरस्टैंड 3, 6, बट व्हाट इज द लिंकेज ऑफ D9 10th हाउस टू मैरिटल डिस्कॉर्ड। दशम भाव क्यों लिया आपने? किसी ने कहा, दोनों दोनों सवाल मिलते जुलते हैं। उसके बाद एक ने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, और एक ने कहा कि आई हैव मून इन द 10th हाउस ऑफ D9 एक्सॉल्टेड, और एक ने कहा कि मैं 37 साल की हूँ और अनमैरिड हूँ। दूसरे ने बताया कि मैं 36 साल का हूँ, अनमैरिड हूँ, और दोनों की कुंडली में 10th में और 3rd हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे थे। तो आज इसी विषय को समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से ही चालू करते हैं। तो ये सवाल: तीसरे, छठे, 10वें भाव में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं, ये हमने पढ़ा है, सुना है। क्यों अच्छे होते हैं? ज्योति जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि तीसरे, छठे, सर 10वें में? ये उपचय भाव है। तीसरा हमारे एफर्ट, सिक्स स्ट्रगल और टेंथ हमारे कर्म को दिखाते हैं। अगर हम्म, यहाँ क्रूअल प्लैनेट्स होंगे, मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे, तो वो हमें एफर्ट, स्ट्रगल्स और कर्म में हेल्प करेंगे अचीव करने को। गो हम्म, गेटर एटीट्यूड बनाएंगे। अगर बेनिफिक होंगे तो लाइफ इजी तो होगी, हम्म। लेकिन हम अचीव करने में दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया। तो जैसा इन्होंने कहा लाइफ इजी तो होगी, मुझे याद आ रहा है फल दीपिका में ना एक ऐसा ही योग है, वसुमान योग, वसुमती योग भी बोलते हैं। उसमें कहते हैं अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में सारे बेनिफिक प्लैनेट हो, तो आपकी कुंडली में वो योग होता है। उस योग की एक क्वालिटी आपको बताता हूँ ज्योति, और बाकी दर्शकों को भी। तो वसुमान योग में क्या लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ की इनिशियल पार्ट बहुत अच्छे से बीतेगा, ये तो बताया है। लेकिन ये नहीं बताया कि बाद की लाइफ कैसी रहेगी। आप सोचिए कि अगर आप किसी को ये कहते हैं कि जीवन के शुरुआत में आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसका एक दूसरा पक्ष भी है, यानी कि लेटर लाइफ में नहीं मिलेगा, अगर हम इस लाइन को पूरा करें। जब आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें क्रूर ग्रह होते हैं, तो आप संघर्ष करके जो अभी जैसे ज्योति बता रही थी, कर्मों के द्वारा उसको अटेन करते हैं। लेटर लाइफ अच्छी होती है।
अगर 3-6-10 में या 3-6-10-11 में क्रूर ग्रह हैं तो आपके लेटर लाइफ के लिए अच्छा है। इनिशियली स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जीवन में उन्नति के लिए मेहनत बहुत करी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं वगैरह वगैरह। तो एक वो हम इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते थे 7th-8th में और उसके बाद इवन सीनियर क्लासेस में, तो हम एक रेजिस्टेंस वर्ड बोलते हैं, है ना, उसके जिसका मतलब होता है अवरोध। अवरोध मतलब किसी को स्ट्रगल करके, या यूं कहें कि एक तरह से रिजिड होना अपने स्टैंड को लेकर कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी भी बच्चे की कुंडली में आप देख लीजिएगा, अगर 3रे, 6ठे, 10वें क्रूर ग्रह हैं तो वो बच्चा ना बात मानने वाला नहीं होगा, बात मनवाने वाला होगा, या यूं कहें कि स्टैंड लेने वाला होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, वो एक बेसिक नेचर आता है। मैंने इसे बहुत देखा है, जब हम क्लाइंट की कुंडली देख रहे होते हैं ना, तो और बोलते हैं कि अरे आपका बच्चे में तो थोड़ा जिद है, तो तब तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अरे सर बस समझता नहीं है, ये नहीं है। लेकिन यही रिजिडिटी आगे जाके बहुत एडवांटेज देती है, क्योंकि जब दुनिया के साथ लड़ना होता है तो यही काम आता है। अब यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हों तो जैसे अभी ज्योति कह रही थी, ज्योति आप दोबारा बताना क्या कहा था आपने, बेनिफिक प्लैनेट हो तो क्या होता है? सर लाइफ तो इजी होगी, लेकिन आप अल्टीमेटली कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो खुद से अचीव नहीं किया है। 3-6-10 में अगर मेलेफिक है तो स्ट्रगल्स ऑब्वियसली है, लेकिन जैसे आपने बताया इवेंचुअली लाइफ हैप्पी होगी, क्योंकि आपको स्ट्रगल करना आता है। राइट। और वहां वो रेजिस्ट नहीं कर पाते जिनके बेनिफिक प्लैनेट है। अब इसी नियम को आप नवांश पे समझे कि नवांश में अगर 3-6-10 में बेनिफिक प्लैनेट है तो लाइफ पार्टनर गलत सही जो कर रहा है आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते गलत है, अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कि नहीं ये गलत है, इसको आप रोकिए। 3-6-10 में अगर मेलेफिक है D9 की, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आप वहां स्टैंड लेंगे कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है, चाहे आप मेल है या फीमेल। और लाइफ पार्टनर को आप ये कह पाएंगे, उसको डिलीवर कर पाएंगे कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे पसंद नहीं है। अब ये इतना सिंपल प्रिंसिपल भी नहीं है जितना सिंपल अभी लग रहा होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक सी चीज से कि 3-6-10 में ग्रह बैठे हो D9 के, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ नवांश में लिखना भूल गया, 3रे, 6ठे, 10वें कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। या तो वो ग्रह नैसर्गिक क्रूर हो सकते हैं जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, या वो नैसर्गिक शुभ हो सकते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्रूर ग्रह हो तो क्या होगा। अगर क्रूर ग्रह हुए तो आपको फोकस क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो क्रूर ग्रह मेरी जन्म कुंडली में किन भावों के स्वामी है। कौन सी कुंडली में? जन्म कुंडली में, नवांश में नहीं। नवांश में हमने 3-6-11 में पापी ग्रह देखे, और अब ये देखा ये पापी ग्रह जन्म कुंडली में क्या योग कारक है, क्या मेरे 5वें का मालिक है, 9वें का है, या लग्नेशी है, इनमें से क्या है। अगर इनमें से कोई ग्रह वो हुआ जो 3-6-11-10 में बैठा है नवांश में, तो वो बेहद शुभ परिणाम देगा, अच्छी बात है वहां पर होना। यहां पर एक बात और समझिएगा, लगन और सप्तम से संबंध ना हो। यहाँ पे क्या लिखा है, सप्तम या लगन में, लगन से संबंध D9 में हो, अगर मेलेफिक 3-6-10 में हो, तो ज्योति आप बताओ मुझे 3रे में कौन सा ऐसा मेलेफिक प्लैनेट है जो 3rd हाउस में बैठ के लगन को या 7th को देख सकता है? कोई है? सर कोई नहीं। सूर्य नहीं देख सकता। सूर्य अगर 3rd में होगा ना लगन को देखेगा ना सप्तम को देखेगा। मंगल नहीं देख सकता, शनि नहीं देख सकता, राहु केतु देख सकते हैं लेकिन उनकी लॉर्डशिप नहीं होगी। जी। राइट, राहु को ले तो चलो, तो तीसरा तो हमने हटा दिया। छठे में आते हैं। छठे में बैठकर कौन सा ग्रह लगन या सप्तम को देख सकता है? छठे में बैठकर मंगल, मंगल है, वो दशम में भी देख सकता है, छठे में भी देख सकता है। वेरी गुड। अगर छठे में मंगल बैठ जाए नवांश कुंडली के तो वो लगन से संबंध बना सकता है, और अगर वो 10वें में बैठ जाए तो भी उसकी दृष्टि लगन पर आ सकती है। 10वें में शनि भी बना सकता है। वो सप्तम से बना सकता है, वो लगन को नहीं देखेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि वो क्रूर ग्रह
अगर लगन या सप्तम से संबंध बना रहे हैं तो ये और अच्छा है, ठीक है। 3-6-10 में भी है और वो वहां पर देख भी रहे। तो एक तरह से आप मैं इसको अगर आम भाषा में बोलूं कि जैसे क्लास में हम बोलते हैं कि आपकी कुंडली का 9वें का स्वामी, सपोज जन्म कुंडली आपका वृषभ लगन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और शनि आपका भाग्याधिपति बन गया जन्म कुंडली में, वो नवांश के दशम में बैठा है, तो उसकी दृष्टि सप्तम पर आएगी, तो हम कहेंगे जन्म कुंडली के भाग्येश ने नवांश का सप्तम भाव देख लिया। तो कहने का मतलब यह उसको हमें शुभ लेना है अगर क्रूर ग्रह है तो। एक दूसरी कंडीशन क्या होगी, अकारक ग्रह है, जैसे कि अकारक ग्रह के क्रूर ग्रह भी और कुंडली के 6-8-12 के मालिक हैं जन्म कुंडली के, जैसे सिंह लगन में शनि हो गया, मकर लगन में सूर्य हो गया, मिथुन लगन में मंगल हो गया, तो वो क्रूर ग्रह भी है और कुंडली में किसी अच्छे घर के मालिक भी नहीं है। अगर वो सप्तम या लगन से संबंध बना ले D9 में तो ये खराब है, यहां पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्कोर देने की कोशिश करूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, तो ये तो बेस्ट है, ये मिल जाए। अगर ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये खराब है, इसको हम आप इसको नेगेटिव ही माने। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद सौम्य ग्रह की बात करते हैं। अब आपकी 3-6-10 में बैठ गए गुरु बुध शुक्र चंद्रमा, इनमें से कोई भी नवांश के। तो गुरु बुध शुक्र चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, अगर 3-6-10 में है तो क्या क्या हो सकता है, वही कंडीशन सेम हो सकता है आपकी कुंडली के कारक ग्रह हो, आपका कुंभ लगन हो और शुक्र आपके नवांश में 3-6 या 10 बैठा हो, राइट, या आपका वृश्चिक लगन हो, गुरु आपके 3-6 या 10 बैठा हो, ऐसा हो सकता है। अब दोबारा यहाँ पर भी काम करते हैं कि उनका सप्तम या लगन से संबंध बन सकता है कि नहीं। तो तीसरे में बैठा कौन सा शुभ ग्रह ज्योति लगन या सप्तम में से किसी को देख सकता है? बृहस्पति। ओनली बृहस्पति, वेरी गुड। छठे में बैठा कोई शुभ ग्रह क्या लगन को देख सकता है? नहीं। नहीं। सप्तम को देख सकता है? नहीं। नहीं। ओके, 10वें में बैठा कोई शुभ ग्रह लगन को देख सकता है? नहीं। नहीं देख सकता ना, सप्तम को देख सकता। जी नहीं। तो यानी कुल मिला के एक बृहस्पति हो सकता है जो आपकी जन्म कुंडली का कारक हो और वो सप्तम भाव के नवांश कुंडली के सप्तम को देख ले, तो वहां पे क्या होगा कि आपका रिश्ता बना रहेगा शुभ ग्रह होने की वजह से, और वो मधुर भी होगा। जी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी आ गई। अब एक जो सबसे बुरा केस है जिसके बारे में वो मैं इंस्टा पे पोस्ट डाली थी, वो ये है कि वो जो शुक्र बुध चंद्रमा है कुंडली के 6-8-12 के स्वामी जन्म कुंडली के, और फिर वो सप्तम भाव या यूं कहें कि कुंडली पर प्रभाव डाले, तो वो सबसे बुरा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपका वृषभ लगन है जन्म कुंडली में, या आपका तुला लगन है और आपका गुरु नवांश के तीसरे में है, तो ये बुरी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करेगा, क्योंकि अकारक भी है और सप्तम से संबंध भी है, राइट। अच्छा, ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है लगन सप्तम से संबंध, ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं भावों से, उनके लॉर्ड से भी हो सकता है, वो तो कभी भी किसी की भी कुंडली में बन सकता है, तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना। अगर उनको प्रभावित कर रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये मैरिड लाइफ में स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि मैरिड लाइफ लंबी हो सकती है पर खुशहाल होने में दिक्कत हो जाएगी अगर ये योग बनेगा तो। कोई सवाल आपका ज्योति इसके बारे में कुछ जी पूछना नहीं चाहे? सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि सर मुझे ना प्रैक्टिकल हाँ, एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझ आ जाए। नहीं वो बात सही है, पता क्या स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो मुझे पता है कि वो तो क्लास में बैठ बैठ कर समझ जाते हैं। थोड़ा सा कई बार ये लगता है कि वीडियो ऐसी भी बने कि जो सबको समझ में भी आए, ऐसा भी ना हो ना बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाए उसका वो ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाए। एनीवे, चार्ट की बात करते हैं, 1 मिनट रुकना। ये हाँ, तो ये एक चार्ट है, जैसे 19 अक्टूबर 1970 का 10:45 सुबह के, बैरूत लेबनान। तो इस चार्ट में देखिए पहले तो कि नवांश कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें में क्या शुभ ग्रह है।
तो हमें उत्तर मिलता है कि हाँ, आप ही बताओ ज्योति, है या नहीं? तीसरे और छठे में शुक्र और चंद्रमा है। ग्रेट। अगर हमें तीसरे छठे में कोई शुभ ग्रह मिला तो अब आप ये बताइए कि क्या जन्म कुंडली में वो कारक ग्रह हैं, यानी अच्छे भावों के लॉर्ड बन रहे हैं जी D1 नहीं में? सर, वो जन्म कुंडली के बिल्कुल अकारक है। हम्म। शुक्र सिक्स्थ लॉर्ड है और चंद्रमा एट्थ लॉर्ड है। राइट। तो यानी 6 लॉर्ड है और 8 लॉर्ड है। क्या D1 के, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, D9 के 7th हाउस 7th लॉर्ड से वीनस मून का कोई कनेक्शन है? जी नहीं सर। 7th हाउस 7th लॉर्ड से वीनस मून का कोई कनेक्शन नहीं है। लगन लगन लॉर्ड से कोई कनेक्शन, वीनस या सर मून का? वीनस खुद ही लगन लॉर्ड है D9 का। वीनस खुद ही लगन लॉर्ड है D1 का, यानी कि अकारक भी है और नवांश का लग्नेश भी है। जी। राइट। अब इसका मतलब है ये वीनस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए वी नीड टू फोकस ऑन अगेन बर्थ चार्ट कि कहाँ के स्वामी है वीनस और यहाँ पर कैसे बैठे हैं। तो आप बताइए, आपको क्या दिखता है, वीनस कहाँ सर का स्वामी? वीनस जन्म कुंडली का षष्ठेश है और 7th से 12th है। तो वो डिस्प्यूट्स और पार्टनर का लॉस ऐसा कुछ दिखा सकता है। ओके, दोबारा बोलना, आपने कहा लगन से 6 लॉर्ड है और 7th से 12th लॉर्ड है। 7 से 12th लॉर्ड है। मून साइन से भी कुछ ऐसा ही बनेगा, 12th लॉर्ड अगेन वही बनेगा वीनस, और बर्थ चार्ट में भी वीनस 12वें बैठा है। राइट। यहाँ पर भी काम त्रिकोण में वीनस बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है। राइट। यहाँ पर जो परेशानी आई, जो मैं आपको बताया था कि मुस्लिम लेडी का एक चार्ट है और उन्हें अपने हस्बैंड के बारे में पता है कि उनका फ्लैम्बॉयंट बिहेवियर है, कैरेक्टर बहुत लूज है और भी बहुत तरह की परेशानी है, बट स्टिल शी वांट्स टू और शी इज ट्राइंग टू कंटिन्यू हर मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे ये कहूँ कि वीनस ने डाइवोर्स दे दिया, वो मैं नहीं कहूंगा। शुभ ग्रह है, 3 6 10 में है, तो जैसे आपने कहा ना, सहने की क्षमता दे देते, लड़ने से बचता है बंदा कि छोड़ यार, हो गया जो हो गया, देख लेंगे। मौके पे मौका देते रहते हैं सामने वाले को और खुद परेशान होते रहते हैं। तो या ये वीनस जो है इस चीज को इंडिकेट करता है। अच्छा, मून भी नो डाउट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8 लॉर्ड है जन्म कुंडली का, 7th में बैठा है जन्म कुंडली के, यहाँ पे इन लॉज का लॉर्ड बनता है, कुंडली का 8 लॉर्ड है ना, तो वो यहाँ पे जाके डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ 6th में बैठा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि इन लॉज रिलेटेड भी इशू रहेगा। पर वो इतना मेजर नहीं रहेगा जितना मेजर वीनस का रोल है, क्योंकि वीनस का कनेक्शन है D9 के लगन या सप्तम भाव, जैसे कि मैंने कहा, इनमें से किसी से भी हो तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक और चार्ट सर लेते हैं। हाँ। सर इस चार्ट में जैसे आपने बताया था कि D9 में दो मेलेफिक प्लैनेट्स अगर किसी भाव में हो तो वो हम्म। वरीसम हो जाता है बहुत ज्यादा। एट्थ हाउस हमारे शादी के आयु होता है, जो आपने बताया था कि वो लीनिएज को, कर्स को दिखाता है। तो हम्म। इसमें शनि राहु दो वक्री ग्रह अष्टम में है। आप इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, बड़ा सही पॉइंट रेस किया है। नवांश क्लासेस में जब बात हुई थी कि 8th हाउस में दो मेलेफिक, नवांश के होना श्रापित, या यूं कहें कि ऐसा कर्स जो फैमिली में और कोई भी सफर कर रहा हो और आपको भी सफर करना पड़े, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये फैमिली में सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, इसकी फैमिली में इससे जो ऊपर की जनरेशन है उन्होंने भी ये सफर किया है, जो आपने अभी कहा। लोग क्या करते हैं कि 8th हाउस, नो डाउट 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थ चार्ट में, और इवन नवांशा में। यहाँ पे एक बात और समझना ज्योति, आप मुझे बताइए कि शनि और राहु ये जल्दी चलते हैं या मंदे चलते हैं? सर धीरे चलते हैं। ठीक है। तो तो इनका जो रिजल्ट देने का तरीका है वो भी स्लोली और पेनफुल है, कि आप काट रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, वो वर्ड भूल गया, तिल तिल करके वो मरना या जलना, वट एवर इट इज, करेक्ट। वो तिल तिल करके आपका वो धीरे धीरे आपको खाए जा रही है चीज और आप उसके साथ कंटिन्यूटी में है। यहीं अगर मंगल केतु होता तो हम क्या बोलते हैं कि फैमिली लिनेज में ये होगा कि सडन डेथ ऑफ लाइफ पार्टनर, सडन यू नो अननेचुरल डेथ कह सकते हो या डाइवोर्स कह सकते हो, बट ये सैटर्न राहु है, तो हमें उसके बेसिक ट्रेट को भी यहाँ पे कंटिन्यूटी में रखना होगा। चलो अब अगले चार्ट पे चलते हैं, उससे समझते हैं। ये भी चार्ट बाहर का है,
अजीब बात है, लेकिन चलो आज दोनों दोनों ये चार्ट बाहर वाले ही आए। ये 24 अगस्त 1959, 6:45 AM, तिजुआना कैलिफोर्निया, मैक्सिको। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था मैक्सिको में भी कैलिफोर्निया है। डिटेल जब आती है तब पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे भी कोई ऐसा शहर होगा। एनीवे तो ये चार्ट आया था जब, तो यहाँ पर आप देखिए कि कुंडली में लियो असेंडेंट है बर्थ चार्ट में। अगेन आपसे मेरा सवाल रहेगा ज्योति, मुझे बताइए कि क्या कोई शुभ ग्रह इनकी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें बैठा है नवांश में? जी सर, तीसरे में 2 शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र। वेरी और गुड। वो D1 के भी कारक ग्रह नहीं है दोनों। इतनी जल्दी मत बोलो, सबको समझाना भी है भाई। तुम्हें तो पता लग गया, मुझे पता है, लेकिन फिर भी। तो अब वीनस D1 में कहाँ का लॉर्ड है ये तो बताओ। सर, 3rd लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। ठीक है, यानी कि कारक नहीं है, सिंह लगन के लिए इसको ज्यादा शुभ नहीं मानते। और व्हाट अबाउट मून? 12th लॉर्ड। ठीक है, और मरकरी भी छठे में आई गेस। जी, मरकरी छठे में है। तो वो भी वो भी क्या कारक है इस कुंडली में? कारक तो नहीं है सर, 2nd और कारक। 11th लॉर्ड है, धन देगा लेकिन एक कारक कारक नहीं है। वेरी गुड। दृष्टाया अधिपति है, उपचाया अधिपति है, इस वजह से मारक और वो दूसरी क्या संज्ञा देते हैं, 11वें के स्वामी को अशुभ मानते हैं, उस आधार पर इसको भी शुभ नहीं मानेंगे। राइट। अब हम क्या करेंगे? अब आप बताओ, मैं शांत रहता हूँ। अब क्या करोगे? अगला स्टेप क्या करना चाहिए हमें? सर, मून की लॉर्डशिप देखेंगे तो वो 12th लॉर्ड है, जो कि लगन से 12th है, सप्तम से 6th है। आई एग्री, आई एग्री। एक चीज और भी रुको, पहले मुझे ये बताओ कि वीनस, मून, मरकरी, इनमें से किसी का रिलेशन D9 में 7th हाउस, 7th लॉर्ड, लगन लगन लॉर्ड से है? सर, मून खुद लग्नेश बन गया है, ग्रेट। और जो मरकरी है उसका संबंध 7th लॉर्ड से हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और वीनस कारक होके वो बकरी है, वो चलो उसको हम अलग ही रखते हैं अभी। आपने जो दो बातें बोली, यानी मून और मरकरी दोनों ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे रादर देन वीनस। जी। पर यहाँ पर वीनस भी करेगा, क्योंकि वीनस लगन लॉर्ड के साथ जी। है ना। जी। मतलब ठीक है, लगन लॉर्ड नहीं है बट साथ तो बैठा ही है उसके, तो उसका भी इम्पैक्ट आया, तो यानी तीनों राइट। बेनिफिट का है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है काफी व्यूवर्स ये भी सोचे यहाँ पे मार्स राहु को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। मार्स राहु तो छठे में भी है, वो 11वें में भी है, सॉरी 10वें में भी है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस बेनिफिक प्लैनेट का जो मिल रहा है, अभी हमारा फोकस उस पे है। नो डाउट ये पॉजिटिविटी दिखाता है कि कुछ हद तक रेजिस्टेंस आएगी मंगल राहु का बैठने की वजह से, लेकिन ज्यादा हमें वहां पे देखना है। ठीक है। अच्छा चलो, अब बताओ कि कहाँ आपने बताया मून के बारे में, आप कुछ कह रहे थे कि मून लगन कुंडली से। लगन कुंडली से 12th लॉर्ड है, 7th से 6th लॉर्ड है। ओके, 7 से 6 लॉर्ड है। उससे पिछली वाली कुंडली में वीनस था जो 7 से 12th लॉर्ड था, जी। और ये 6 लॉर्ड है। ग्रेट। और वीनस के बारे में भी वीनस के बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? सर, वीनस 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड है कुंडली का। ठीक है जी। और मरकरी 2nd और 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड है। अब यहाँ पर क्या है, मार्स और मरकरी ने तो एक दूसरे के रिजल्ट को मिटिगेट कर दिया, लेकिन जहां तक मरकरी और मून की बात है, वो वीनस और मून की बात है, इस जातक के केस में इसकी वाइफ ने सिवियरली, मतलब बीमार रही है, बहुत बीमार रही, काफी साल तक रही। इस बात पे खैर कोई किसी से डिवोर्स नहीं लेता है, लेकिन मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस तो थी ही। एक सोचिए, लाइफ पार्टनर बीमार है, उसके बाद भी कंटिन्यूटी और परेशानियां झेलते हुए, मतलब मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिला ज्यादा। समझ लो, यहाँ पे ये जो शुभ ग्रह वहां बैठते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम देते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी थी वो डिस्टर्ब हो रही है और आपको सफर करना पड़ रहा है। ठीक सर, है। इस बात से मुझे एक बात याद आई, आपने बोला था कि D1 का लग्नेश और सप्तमेश हम्म। D9 में साथ में है लेकिन 12th में है। तो हम्म। साथ तो है लेकिन सफर कर रहे हैं। हाँ, हमारी ये बात हुई थी कि D1 का लगन लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड या तो अगर कंजॉइंड हो बर्थ चार्ट में और नवांशा में भी हो जाए तो इट्स अ गुड साइन। बट हमने ये भी बात की थी, और आपको तो याद ही होगा कि सिंह लगन और कुंभ लगन आर द ओनली लग्नास जहां पर लग्नेश सप्तमेश दोनों क्रूर ग्रह बनते है ना। और कोई भी लगन आप देख लो, मेष लगन लोगे, वृषभ ले लो, मिथुन ले लो, कर्क ले लो, मतलब आपको सिंह में मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप समझ रहे होंगे मेरी बात।
या फिर आपको कुंभ मिलेगा जहां पे लग्नेश सप्तमेश दोनों क्रूर गए। अब इनकी अगर युति हो जाए, जैसे कि जन्म नवांश में हो रही है, तो क्या ये अच्छा है? मतलब नॉर्मल एक कंडीशन है, लगन लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड साथ में, अच्छा है। लेकिन जब वो सूर्य शनि बैठे हो साथ में बैठ जाए और एक पापी ग्रह देख ले, या यूं कहूं कि द्वादश में बैठे हो द्वादशेष देख ले, तो वही है कि आप ना अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं। आप रिलेशन कंटिन्यूटी में है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि भैया बीमारी के बावजूद भी साथ में होना भी चाहिए, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि एक छटपटाहट की प्रॉब्लम है यार, कैसे इससे निकले, वो चीज इस कंजंक्शन की वजह से बढ़कर दिखती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देता दिखता है। एक और बात आप को याद हो तो, नवांश कुंडली का लगन जन्म कुंडली के कौन से भाव से स्टार्ट हो रहा है? सर 12 से। और इससे पहले वाली कुंडली में कहाँ से हो रहा था? याद नहीं है। सामने या स्क्रीन पर? इससे पहले, ओके, इससे पहले वाले 6 से हो रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा था 6, 8, 12 से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो तो वो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राइट। अलॉन्ग विद इट, ये जो 3, 6, 10 पे हमने पापी ग्रह वाली और शुभ ग्रह वाली बात करी, तो वो अच्छा है। जैसे इस कुंडली में अगर मैं वापस भी आता हूँ, जो पहली कुंडली थी, अब पापियों को देखते हैं। ये मंगल पापी ग्रह बना, इसका संबंध लगन से आ रहा है, राइट? आपने देखा हो तो ये एक पॉजिटिविटी भी दे रहा है इस चीज के अंदर। लेकिन ये जो वीनस का रोल है ना, किस वजह से खराब होगा और किस वजह से संभलेगा, ये आपको जन्म कुंडली की लॉर्डशिप बताएगी। ठीक है, वैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर संतान के कारण, संतान क्यों, क्योंकि मंगल ये जो यहाँ बैठा है दशम भाव में, वो जन्म कुंडली का 5th लॉर्ड है। तो 5th लॉर्ड का यहाँ पर बैठ के लगन को देखना, संतान आपके लिए फाइट कर सकती है कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसको इस तरह देखना चाहिए। अब एक काम और करते हैं, जितनी हमने मेहनत करी, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देगा। ये चार्ट है, इसके बारे में व्यूवर्स बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि इनके मैरिड लाइफ कैसी रही होगी, कैसी रहनी चाहिए, क्यों परेशानी आएगी, अगर आएगी तो, अगर लगता है आपको, तो इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा। जन्म कुंडली भी है आपके सामने, नवांश कुंडली भी है, दोनों को देखें और बताएं। तो ज्योति, अभी ये तो हमने देख लिया, अब आप एक काम करो, ये सबको सम अप करके क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं व्यूवर्स के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप करिए। कहीं मेरी जरूरत होगी तो फिर मैं बताता हूँ। आप अगर अब देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे? सर सबसे पहले मैं देखूंगी कि D9 के 3, 6 और 10 में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो वो अच्छा नहीं है। अगर वो बेनिफिक D1 के अकारक है तो वो और बुरा है। अकारक है, और फिर अगर उन्होंने D9 के लगन या लग्नेश सप्तम या सप्तमेश से संबंध बना लिया तो और बुरा है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? वो जो अगर मून बैठा है तो वो लॉर्ड कहाँ का है, D1 का, तो वो प्रॉब्लम देगा। अगर क्रूअल प्लैनेट है और वो कारक है D1 का तो वो हेल्प करेगा। तो हमें कहने को मिलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने कहा वही मुझे कहना था। बल्कि एक बात, अभी आप जब इसको सम अप कर रहे थे तो मैं उस पर मुझे याद आया कि कुंडली का योग कारक मंगल छठे में बैठ के नवांश कुंडली में अगर लगन को देख भी रहा हो तो चिंता मत करो, क्योंकि नॉर्मली कहता है अरे यार नवांश कुंडली को तो पापी ग्रह देख रहे हैं, ये तो बड़ा खराब करेगा। आज वाला प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो छठे में बैठा है, जो भी मंगल है वो कुंडली का योग कारक है, जन्म कुंडली का, इसलिए प्रॉब्लम नहीं देगा। सेम केस फॉर वृषभ लग्न शनि इन 10th हाउस। अगर जन्म कुंडली में वृषभ लगन है और शनि नवांश के 10वें घर में बैठा है तो वो भी अच्छा करेगा। और बुरा क्या करेगा? वृषभ और तुला लग्न हो आपका जन्म कुंडली में और गुरु बैठ जाए आपके 3rd हाउस में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बिल्कुल यही, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा, मैं भी यही बताना चाह रहा था कि इसको इसी तरह अप्लाई करिएगा और रिजल्ट बताइएगा। जो आप सब सुन रहे हैं अभी, अपनी अपनी कुंडली में देखिए कि 3, 6, 10 में कौन सा शुभ ग्रह है, क्या एक्चुअली वो ऐसा कहीं की लॉर्डशिप लेता है। तो हमारा जो क्या कहूँ कि डेटा है, उससे तो कहीं ज्यादा डेटा अब हमारे व्यूवर्स के पास होगा। अगर हर किसी के पास भी 3, 4 कुंडली होगी तो इसी के कमेंट सेक्शन में पता लगने लग जाएगा कि ये प्रिंसिपल कितनी अच्छी तरह लगता है।
तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने टाइम दिया लुधियाना में अपने घर होते हुए भी, कि चलो इस टाइम पर भी आपने आ गए, तो थैंक यू सो मच। सर मुझे खुशी है कि हम उस दिन नहीं कर पाए, क्योंकि आज बहुत अच्छे से हुआ है। आपने स्लाइड्स दिखाए, एग्जाम्पल चार्ट्स दिखाए, उस दिन एक कैजुअल बात बन के रह जाती है। हाँ हाँ, पहले आपने कहा ना मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ये कैसी, इनको किस बात की खुशी हो रही है, वो भाई हमारी मेहनत खराब हो गई। पर हाँ, बात आपकी सही है कि अगर उस दिन होता तो शायद कुंडलियां नहीं हो पाती जैसे आज हमने डिस्कस करी। और वही जितना जो सिस्टमाइज वे में अभी आपने बताया या मैंने बताया, दोनों ने जैसे किया, वो वहां पे नहीं आ पाता। वो तो एक रैंडम एक किसी ने सवाल पूछा, जी। बल्कि सवाल पूछने वालों का धन्यवाद भाई, जिन्होंने वो इंस्टाग्राम पर ऐसे सवाल रखे कि आपने ये क्यों लिखा, वरना तो ये आइडिया आता ही नहीं, लगता कि हमने बता दिया, उनको समझ में आ गया। राइट। तो अगर वो पूछेंगे तो ही, तभी तो जिज्ञासा डेवलप होगी। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एस्ट्रोलाइज सूत्रा का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और जो पुराने दर्शक हैं उनसे यही कहूँगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसा कंटेंट जिसमें डिटेल में, क्योंकि बहुत अभी राशिफल बहुत कर लिया तीन चार वीडियोस हो गए, अब वापस अपने ट्रैक पर आना है, अब कंटेंट के ऊपर काम करना है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम ज्योति जी। जय श्री राम सर। शनि शुक्र का मित्र है, फिर भी इन दोनों का संबंध बुरा क्यों? यदि इसको समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।